बात करेंगे आज हार्ट अटैक को लेकर के, हार्ट ब्लॉकेज को लेकर के, स्पेशली हार्ट ब्लॉकेज को लेकर के। किसी को हार्ट ब्लॉकेज का के बारे में अगर जानकारी चाहिए हो तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। हार्ट ब्लॉकेज में बहुत लोग पूछते हैं कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। तो देखिए, जब भी आपको कोई सिम्टम के बारे में जानना हो तो इस रोग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, काफ़ी गूगल करते हैं लोग, काफ़ी लोगों से मिलते हैं। आते हैं टॉपिक पे। अगर आपका ब्लॉकेज कम से कम 70-80% से ऊपर का होता है तो उस कंडीशन में आपको कुछ सिम्टम आते हैं, सांस फूलना, बेचैनी होना, दर्द होना, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकेज 30-40%, 10%, 50% के आसपास होता है तो लगभग आपको कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इसका कोई भी टेस्टिंग का पैरामीटर नहीं होता है जो कि इसको पकड़ सके। आपके हार्ट के अंदर में अगर एनाटॉमिकल कोई चेंजेज होते हैं, यानी अटैक आ चुका हो, कोई प्रेशर पड़ रहा हो, तो उस कंडीशन में आप इसको ईसीजी से, इको से, टीएमटी से आप इसको नाप सकते हैं। जो हार्ट का टेस्ट होता है एंजियोग्राफी, वो एक नॉर्मल टेस्ट नहीं होता है कि जिसको आप डेली रूटीन में करवा सकते हैं। वो टेस्ट आपके डॉक्टर तब तक आपको नहीं बोलते हैं जब तक कि आपकी ईको की टेस्ट या आपके ईसीजी की रिपोर्ट गड़बड़ ना आए, तब तक उस टेस्ट को कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करता है। या तो किसी को अटैक आ जाए तो उस टाइम पे वो टेस्ट करना ज़रूरी होता है, तब किया जाता है। तो हर बात में आपको एंजियोग्राफी कोई नहीं कर सकता है। हार्ट ब्लॉकेज के केस में मैं सिर्फ आयुर्वेद को लेकर चलूँगा। आपने मॉडर्न साइंस जो भी पढ़ा होगा उससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब मुझे ये है कि हमारे आयुर्वेद में इसके लिए क्या हो सकता है। लोगों को डर है, यंग लोग भी डरते हैं, काफ़ी ओल्ड एज भी डरते हैं कि कहीं किसी को ब्लॉकेज ना हो जाए। तो देखिए, हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि आपके शरीर के अंदर में जब वात और कफ मिल करके किसी स्रोत को अवरोध कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको ऐसी दिक्कत आती है ब्लॉकेज संबंधी। यही मामला आपके ब्रेन में भी आता है, यही मामला लंग्स में भी है, यही आपकी किडनी में है। जहाँ पे ये अगर दोनों दोष बढ़ जाते हैं और स्रोत अवरोध होता है तो वो सिस्टम, वो आर्गन आपका जो है काम करना बंद कर देता है। तो हमारे आयुर्वेद में एक पैटर्न होता है स्रोतो शोधन, जिसको आपके मॉडर्न साइंस वाले बोल दिए क्या, डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसको, कि आपके शरीर के अंदर से वात और कफ को सामान्य करना, नॉर्मल करना, एक बैलेंस में लेकर के आना। तो इस प्रोसेस से आप अपने हार्ट पे ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हैं। सिम्टम इसके लगभग नहीं देखने को मिलते हैं शुरुआती दौर में, तभी मिलेंगे जब आपका ब्लॉकेज का रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो। लेकिन सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर के आपके देश में जो आपकी आहार श्रृंखला बनाई गई थी हमारे आयुर्वेद और अपने धर्म, अपने कल्चर के हिसाब से, जो हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये जो डाइट प्लान हम लोग बताते हैं आपको, ये बताते हैं वाग्भट संहिता के हिसाब से। और अपने तमाम जितने भी पुराने हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो वेद पुराण में जो भी लिखा गया है उसके हिसाब से जो हमारे एविडेंस है। और आपने देखा भी होगा कि ये एविडेंस आपके इतने सही हैं कि इस पे मॉडर्न साइंस कितने पैसे खर्च कर लिए, लेकिन अब तक उन लोगों ने इसको गलत साबित कहीं पर नहीं किया है। तो इसमें करना क्या है आपको, कि जो आपको हार्ट ब्लॉकेज ना हो या हो, अगर हो चुका है तो भी और नहीं है तो भी, जो लाइफ स्टाइल हम लोग बताते हैं, ये लाइफ स्टाइल बड़ी काम की चीज़ होती है। 2-3 चीज़ आपको करना है आयुर्वेद के हिसाब से कि आपको ये दिक्कत हो ना, और अगर है तो वो हटे। पहली बात क्या है, आपको योगा में अनुलोम विलोम कपालभाति आपको रेगुलर करना है, जितना देर तक आप कर सकते हैं। तो लंबी सांस लीजिए, जितना आप ले सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी लगे कि आप वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा आपके घर में है, तो लंबी लंबी सांस लीजिए। जितना ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर में जाएगा उतना आपके ब्लॉकेज में भी हेल्प करेगा। और बाकी जितने भी खराब रोग होते हैं, कैंसर भी अगर होता है तो उस कंडीशन में उसको रोकने के लिए आपके शरीर के सिस्टम का सपोर्ट करता है। इसके अलावा जितनी भी हरी सब्जियां आपकी होती हैं, ये सब के सब एल्कलाइन होती हैं। इनका यूज आपको ज़्यादा करना है, जिससे कि आपको फ़ायदा हो, हाई एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में जाए और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सके। जो बहुत ठंडी चीज़ें होती हैं, जैसे दही हो गया, या अधिक चावल हो गया, अधिक खीरा हो गया। खीरा फ़ायदा करता है, लेकिन याद रखिएगा
खीरा खाने का समय आयुर्वेद में सुबह का सबसे अच्छा, उसके बाद दोपहर का, रात को नुकसानदायक बनाया गया है। जो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, मेरा मेन लॉजिक उनसे है, जो कफ को बढ़ाते हैं उन चीज़ को आपको कम से कम यूज करना है। वो आपको दिक्कत करती है किसी भी उम्र में। जो कफ वाली चीज़ें होती हैं उनका आप सुबह लिया करिए, उनको आप दोपहर में लिया करिए, रात को नहीं लेते हैं, नुकसान करता है। चावल लेना है आप सुबह ले लीजिए, अब दही लेना है सुबह ले लीजिए, खीरा लेना है सुबह लीजिए, ककड़ी लेना है सुबह लीजिए। दोपहर तक आप इसको ले सकते हैं, लेकिन रात को शाम को आपको नहीं लेना है। ठंडा पानी बहुत ज़्यादा आपको नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, सब नुकसान करते हैं इसमें। अधिक चीनी, अधिक एल्कोहल, अधिक मक्खन, ये आपको इस रोग को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस चीज़ को लेने से बचें। रिफाइंड तेल आपको नहीं लेना है इसमें। सरसों का तेल आपको इसमें यूज करिए। सरसों का तेल, एक मैंने देखा है तेल को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों में होता है कि तेल कौन सा लें कौन सा नहीं लें। लेकिन मैंने यही देखा है कि सरसों के तेल के अलावा कोई भी तेल इस केस में बेनिफिट नहीं देता है। बेझिझक आप इसको ले सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। रिफाइंड को बंद करिए, सरसों के तेल को यूज़ करिए। पैकेट बंद कोई भी देसी के आपको यूज़ नहीं करने हैं, वो क्योंकि अधिकतर वो जो है वो केमिकल वाले होते हैं। आप कोशिश करें कि सरसों का तेल पे ही डिपेंड रहे। इसके अलावा आपको जो वात बढ़ाने की चीज़ें होती हैं, यानी जो हाईली कॉन्स्टिपेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे आपका उड़द, मसूर, बैगन, भिंडी, सेम, कटहल, अरबी, राजमा, छोले, इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम रखनी है। और इनको लेना अगर आपको है तो कम क्वांटिटी में सुबह लेना है, चाहे दोपहर में लेना है, ये ध्यान रखें आप। तो सलाद लेने का जो इसमें तरीका हो गया, सलाद तो ठंडे ही होते हैं, इनको आप हमेशा रखिए सुबह के टाइम पे, चाहे दोपहर के टाइम पे, रात को नहीं लेना है आपको। वेजिटेबल जूस आप अप्लाई कर सकते हैं सुबह के टाइम पे, चाहे दोपहर के टाइम पे, ये फ़ायदा करेगा आपको। योगा को लेकर के लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा योगा करेंगे तो हार्ट अटैक में या ब्लॉकेज में आराम मिलेगा आपको, कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, क्या जिम करेंगे। तो देखिए, जिम का एविडेंस तो आपको कोई भी नहीं दे पाएगा कि जिम से आपको कितना बेनिफिट मिलता है। मैं भी नहीं दे पाऊंगा, और जो जिम कराते हैं वो भी नहीं दे पाएंगे। वो एक बात की बात कहानी है, उसमें कुछ साइंटिफिक नहीं है। लेकिन जॉगिंग करना, रनिंग करना जो है, एक ऐसा प्रोसेस है इस चीज़ में, हार्ट अटैक में, जो कि आपको जीवन भर फायदा देगा। स्लो मोशन में अटैक अगर आपको आ चुका हो, ब्लॉकेज अगर आपका बहुत ज़्यादा हो या ब्लॉकेज ना हो, अगर आप रनिंग करते हैं तो सबसे पहले कोशिश करिए कि अपनी कैपेसिटी जानिए कि कितने से शुरुआत करेंगे, पहले कम से करेंगे और धीरे धीरे करके इसको मैक्सिमम पे ला करके आप टिका दीजिए। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो मेरे हिसाब से वो होती है 5 किलोमीटर की। अगर आप 5 किलोमीटर की रनिंग करते हैं तो याद रखिए कि आपकी दिक्कत हटेगी, बढ़ेगी 1% नहीं। लेकिन एकाएक चालू नहीं करना है, धीरे धीरे करते करते 5 किलोमीटर का आप पैरामीटर टच करिए कुछ दिन के बाद, 2 4 10 दिन में नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार रनिंग करना, बीच में आप रुक सकते हैं। सबसे मज़ेदार बात कि जितने भी आपके डॉक्टर हैं, जितने भी आपके डायट्रिशियन हैं, ये लोग क्या सलाह देंगे आपको कि आप सुबह योगा कर सकते हैं, शाम को योगा कर सकते हैं, सुबह टहल सकते हैं, शाम को टहल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, मैंने जो देखा, आपने जो देखा होगा, आप लोगों से मिलिएगा तो खुद जान जाएंगे सही चीज़ क्या है क्या नहीं होता है। मेरे हिसाब से अगर सुबह आप सो करके उठते हैं, आपको मोशन क्लियर हो गया, तो उसके बाद से आप अपने प्रोसेस को करिए। नहीं तो आप हल्का फुल्का योगा एक्सरसाइज करके आप छोड़ दीजिए। आप स्कूल कॉलेज जाते होंगे, आपने पीटी वाला एक्सरसाइज काफ़ी किया होगा, 15 20 मिनट करिए, 20 25 मिनट आप योगा करिए, सफिशियंट आपके लिए है। अगर आपका पेट नहीं साफ़ होता है तो पेट आपका साफ़ होता है तो जम करके आप जॉगिंग करिए, 4 5 किलोमीटर तक आप टहलिए, उसके बाद से आप योगा अप्लाई करिए। अगर पेट नहीं साफ़ होता है आपका, उस कंडीशन में आप अगर योगा एक्सरसाइज करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आपका जो शरीर है वो आपके टॉक्सिन को और डिपॉजिट कर देगा। यानी कि जो आपके शरीर से बच करके मोशन आपको होना चाहिए, तो शरीर इसको रिवर्स एक्शन लेता है और शरीर इसको फिर रिजर्व करना शुरू कर देता है, जो कि आपके मॉडर्न साइंस और हर साइंस के हिसाब से साइंटिफिक बिल्कुल सही है। आपको रात को खाना जल्दी खाना होता है, कम से कम 12 घंटे का गैप दीजिए सुबह के खाने में, रात के खाने में। तो कोशिश ये करें कि रात को जल्दी खा लीजिए, मैक्सिमम 7 8 बजे तक आप खा लीजिए। फिर आप सुबह के टाइम पे आप उठ जाइए, और सुबह जब आप योगा करने जाएंगे, एक्सरसाइज करने जाएंगे, तो कम से कम 8 घंटे का तो गैप का होना ही होना चाहिए।
शाम को मैं आपको इसलिए नहीं बोलता योगा करने के लिए, क्योंकि हर इंसान, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कुछ भी करता हो, सुबह दोपहर में खाना खाएगा और शाम को भी हल्का फुल्का कुछ न कुछ नाश्ता करेगा। कोई बिस्किट खाएगा, कोई नमकीन खाएगा, कोई चाय पिएगा। तो शाम के प्रोसेस से क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर में ये डिपॉजिट होने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप सुबह केवल 8 बजे खाते हैं, फिर शाम को आपको इकट्ठे आपको 7 बजे खाना है, 9 बजे खाते हैं तो 7 बजे खाना है, तो उस कंडीशन में आप शाम को योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, बेनिफिट आपको देगा इक्वल टू मॉर्निंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका पेट खाली न हो और आपके खाना खाने के बाद कुछ गैपिंग न हो पाया हो, तो उस कंडीशन में योगा एक्सरसाइज काफ़ी हल्का करना होता है, जिसके बारे में आपको मिसगाइड लोग करते हैं। जितनी हरी सब्जियां होती हैं, आप इनकी क्वांटिटी पे वर्क करिएगा। क्वांटिटी इनकी आप मान के चलिए कि कम से कम क्वांटिटी 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम हरी सब्जी का होना चाहिए। फल भी इसी के रेशियो में रखिएगा, जितने मीठे फल होते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सलाद भी आप कम से कम 300 ग्राम, 400 ग्राम के आसपास आप रखिए। लेकिन ये रेशियो उनके लिए नहीं है जिनकी उम्र कम से कम 55-60 साल से ऊपर की है। वो क्वांटिटी अपनी डाइट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम कर सकते हैं इसको। जैसे 70-80 साल का इंसान है तो जाहिर सी बात है कि 700 ग्राम, 800 ग्राम फल नहीं खाएगा वो, तो ठीक है, वो 200-300 ग्राम पे काम चला सकता है। लेकिन फिजिकल वर्कआउट आपको करना है, बराबर करना है, उसमें कोई लापरवाही नहीं। जिन लोगों के घुटने घिसे होते हैं तो वो तो दौड़ नहीं पाएंगे, तो जब दौड़ नहीं पाएंगे तो उनको करना क्या है, उनको जो पीटी वाली एक्सरसाइज होती है वो, और जो योगा होते हैं वो, लंबी सांस लेना होता है, ये सब चीज़ें उनको बढ़ा देना चाहिए। और कोशिश करें कि आप भले से पैर न चल सकते हो, लेकिन आप कहीं पे खड़े होकर के या कहीं बैठ करके इतना एक्सरसाइज करिए कि कम से कम 45 मिनट, 1 घंटा आपके शरीर से पसीना निकले। वर्क होना चाहिए। आपको एक्सरसाइज का मतलब मैं ये नहीं मानता हूँ कि आपको कैलोरी बर्न करना है। एक्सरसाइज का मतलब मैं ये मानता हूँ कि आपके शरीर के जो केमिकल जो हैं वो डिटॉक्सिफाई होंगे, जो पसीने से भी आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, प्रोसेस वो है। और जो शरीर के अंदर जो रिजर्व पार्टिकल होते हैं उनको हटाने का काम होता है। तो ये चीज़ करिए, काफ़ी बेनिफिट देगा आपको। जितने भी खट्टे फल होते हैं आपको नहीं खाने हैं। नींबू आप ले सकते हैं, आंवला आप ले सकते हैं, बाकी खट्टे फल को आप छोड़ दीजिए, इसमें आप वो नुकसान करेंगे आपको। ये एक छोटा सा एक मैंने आपको तरीका बताया है इसको करने के लिए। इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या चीज़ परहेज करें और क्या चीज़ आप इसमें एडिशनल ऐड कर सकते हैं हार्ट ब्लॉकेज को दूर करने के लिए। लेकिन मैक्सिमम जो आप होम रेमेडी के बारे में पूछेंगे किसी से, तो वो लोग बताएंगे आपको, कोई बोलेगा सौंठ होगा, अदरक होगा, उसका आपको काढ़ा बनाना है, तो लौंग का काढ़ा बनाना है, इलायची का काढ़ा बनाना है। तो लोग आपको तरह तरह से मिसगाइड कर देते हैं कि ये फ्रूट खाइए, वो खाइए। इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। बेनिफिट होता है किस केस में, डिपेंड करता है टर्म एंड कंडीशन की आपका शरीर किस लायक है। आपको मान लीजिए ब्लॉकेज है, आपको पाइल्स है, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो क्या करेंगे आप? सौंठ खा सकते हैं, अदरक खा सकते हैं, इलायची खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। रोग बढ़ा देगा, पूरा शरीर खराब हो जाएगा आपका। तो डिपेंड करता है कि आप स्वस्थ हैं, केवल हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग होम रेमेडी, और हार्ट के साथ में अगर कोई बीमारी और आपको है तो उसके लिए अलग होम रेमेडी होती है। होम रेमेडी पे मैं आपको एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। बस आप इतना याद रखिए कि आपको जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो कापी कलम लेकर के बैठा करिए, आप नोट किया करिए। क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो जो होता है प्री रिकॉर्डेड नहीं होता, मैं किसी को देख करके आपको वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो जो चीज़ मुझे याद आता है कि किस टॉपिक पे कोई बात करनी है, मैं वो बनाता हूँ। तो आप इसको ध्यान से नोट करते रहें। कोई कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू।